हेलो, गीतांजलि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। आपको रविंद्र सर जी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है यूपी पीसीएस के बारे में और जो जनरल स्टडीज के लिए एक जनरल बैच चलेगा उसके बारे में जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली है, दोनों बैचों में आपकी क्लासेस व्यवस्थित रूप से होगी। और जो यूपी पीसीएस वाला आपका बैच जो चल रहा है ये इसमें स्टार्टिंग में आपका जो कराया जाएगा इतिहास और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप भी कराया जाएगा और करंट अफेयर भी आपकी कराई जाएगी। तो आज सबसे पहले जो विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय आपका रहेगा आज इतिहास। तो इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इतिहास किस प्रकार से है और किस प्रकार से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास विषय। इतिहास विषय के बारे में हम जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो इति प्लस हास, इतिहास, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ हो, ऐसा निश्चित रूप से हुआ हो। इसका तात्पर्य क्या है कि यह बात करता है अतीत के बारे में। इतिहास बात करता है अतीत के बारे में। अतीत क्या होता है? मान लीजिए मैं हूं, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अभी अतीत के बारे में जान रहे हैं कि उनकी संस्कृति क्या रही होगी। इस समय मकान जो है आप देखेंगे पक्के मकान हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो रिलेट करते हैं वो पक्के मकान हैं। अगर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो 50 साल पहले अगर आप देखेंगे या 20 साल पहले भी आपको कच्ची ईंटों के मकान भी मिल जाते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो वहां कच्ची ईंटों के मकान मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इतिहास जुड़ा है आपके प्राचीन से भी, मध्य से भी और आधुनिक से भी। संस्कृति के बारे में जाने तो संस्कृति जैसे कहीं डांस चलता है ठुमरी, तो कहीं डांस चलता है कथक, कहीं लोग पूजते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं तो कहीं मस्जिद में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उसके ढांचे की अगर बात करते हैं तो आपका इतिहास क्या करता है? अतीत के बारे में जानकारी देता है, अतीत के बारे में जानकारी देता है। इसे कहते हैं हम इतिहास। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 10 साल पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था और उस समय मैं 12 साल का था और 12 साल का व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का व्यक्ति रहा, उसने इतिहास रच दिया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक व्यक्ति 12 साल का जो आज तक माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना है और आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये इतिहास मैंने बनाया है, ये रिकॉर्ड मैंने बनाया है। तो क्या हुआ, आज से पहले जो भी हुआ है वो अतीत में चला जाता है, एक निश्चित रूप उसका हो जाता है, वो कहलाता है आपका इतिहास। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं? इतिहास जानने के आपके स्रोत क्या होते हैं। देखिए, इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं। इसका तात्पर्य होता है अतीत को जानने का एक साधन, अतीत को जानने का एक साधन। आपको पेन कॉपी लेनी है और उसे साथ के साथ लिखते जाना है। ध्यान रखना है जो भी अपने बोर्ड पे लिखा है ये कीवर्ड है और इसके साथ साथ हम आपको लिखवाएंगे भी, आप नोट भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये आप हेडिंग डालेंगे इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। इसमें लिखेंगे अतीत को जानने का एक साधन है, अतीत को जानने का एक साधन है। इसी के साथ साथ आप लिखेंगे जैसे जैसे किसी समाज या राष्ट्र, जैसे किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के बारे में अध्ययन करना और उसके बारे में जानना।
राष्ट्र के बारे में अध्ययन करना और उसके बारे में जानना। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे, प्रत्येक देश की संस्कृति, प्रत्येक देश की संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता, सभ्यता आदि की पहचान करना। राष्ट्र की अस्मिता, सभ्यता, संस्कृति के बारे में पहचान करना। इसके अंतर्गत भौतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भौतिक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप संस्कृति के बारे में बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की बारे में बात करें तो उस समय जो प्रचलन था संस्कृति का, उस समय ये था कि लोग मन के बनाते थे, पक्की ईंटों, जो आपका पूजने की व्यवस्था अलग। मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की पूजने की व्यवस्था अलग होगी और वैदिक सभ्यता की अलग होगी। ये संस्कृति, पहनावा अलग होगा, उस समय का अलग होगा, इस समय का अलग है और आगे आने वाले समय का अलग हो जाएगा। मान लीजिए कल के बारे में बात करते हैं, कुछ साल के पीछे के बारे में बात करते हैं तो पहले प्लेन सेट जो शर्ट होती थी उसका चलन, और अब क्या चलन है, फूलों वाली शर्ट का चलन। या पहले कोई सूट का चलन था, अब वो ट्रेंड में नहीं है, कुछ और। मतलब क्या है कि आपके दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। ठीक है, संस्कृति भी बदलती जा रही है, लोग भी बदलते जा रहे हैं। ये आपकी संस्कृति और उसकी व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम एक और बात जानते हैं कि इतिहास को जो बांटा गया है, किस प्रकार से इतिहास को बांटा गया है, ये आप हेडिंग डालेंगे। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक, नंबर 1 प्रागैतिहासिक, नंबर 2 आदिऐतिहासिक, नंबर 3 ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में भी आपका 3 चीजों का वर्णन मिलता है। प्रागैतिहासिक में भी आपका 3 का वर्णन मिलता है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 आपका नव पाषाण काल। इन तीनों की जो जानकारी है इसके बारे में बात करते हैं। इन तीनों के बारे में अगर आप ये देखेंगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और आपका पूरा पाषाण काल, इन तीनों के बारे में अगर आप जानकारी लेंगे तो इसमें जो है अवशेष, लिपि और अभिलेख नहीं मिले हैं। इसमें अवशेष, लिपि और अभिलेख नहीं मिले हैं। ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रागैतिहासिक काल में अवशेष मिले हैं? नहीं मिले हैं। ठीक है, सेकंड आपका ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल में क्या हुआ? आदिऐतिहासिक काल में अवशेष और लिपि दोनों मिली हैं। अवशेष और लिपि दोनों मिली हैं, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। अगर आप बात करते हैं आदिऐतिहासिक काल से ही कौन सा रिलेटेड होता है, कौन रिलेटेड होती है, कौन सी सभ्यता रिलेटेड होती है, तो इसी से ही होती है आपकी हड़प्पा सभ्यता रिलेटेड। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे इस समय की जो अवशेष है और लिपि है, अगर आप लिपि के बारे में जानकारी लेंगे, मान लीजिए आपकी लिपि इस प्रकार की और आपकी इस प्रकार की, तो ये लिपि उस समय मिली तो है, लेकिन इनको कोई आज तक नहीं पढ़ पाया है कि ये क्या लिखा है, किस प्रकार से ये लिखा है, तो इनको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। अवशेष भी मिले हैं, लिपि भी मिली है और पढ़ा भी गया है। इसका तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिक काल में
आपकी दोनों चीज मिली है, अवशेष भी मिले हैं, लिपि भी मिली है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऐतिहासिक काल में, यहाँ लिपि मिली है, अवशेष भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पढ़ा नहीं गया है। समझ रहे हैं? यहाँ क्या है, प्रागैतिहासिक में कोई चीज अवशेष मिले हैं या लिपि मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अवशेष भी नहीं मिले हैं, लिपि भी नहीं मिली है, तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, ये था आपका इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया था, 3 वर्गों में। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतीय इतिहास को भी कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है। 3 वर्ग आपके कौन कौन से हैं? एक तो है आपका प्राचीन इतिहास, एक है आपका प्राचीन इतिहास, एक है आपका मध्यकालीन इतिहास, एक है आपका आधुनिक इतिहास। तो हम सबसे पहले यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं, यहाँ आप भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। और प्राचीन भारत में कहां से कहां तक आपका आता है? तो प्राचीन भारत आता है आपका हड़प्पा से गुप्त काल तक। हड़प्पा से गुप्त काल तक आपका प्राचीन भारत आता है। और मध्यकालीन भारत कहां तक आपका रहता है? ये रहता है आपका गुप्त काल से औरंगजेब तक, गुप्त काल से औरंगजेब तक रहता है। अगर बात करते हैं आधुनिक इतिहास की, तो ये रहता है आपका औरंगजेब से अब तक, औरंगजेब से अब तक रहता है आपका आधुनिक इतिहास। और आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो आधुनिक भारत आपका कहाँ रहता है? औरंगजेब से अब तक। और गुप्त काल से औरंगजेब तक रहता है मध्यकालीन भारत। और आपका प्राचीन भारत कहाँ तक रहता है? हड़प्पा से गुप्त काल तक। ये इसका वर्ग था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका प्राचीन भारत में भारत के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा, किस प्रकार से भारत का नाम रखा गया, कौन से वेद में है, या यूनानियों ने इसको क्या कहा है और इन्होंने इसको क्या कहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो प्राचीन भारत में भारत देश का नामांकन, ये आपकी हेडिंग रहेगी सबसे पहले। तो प्राचीन भारत में जो भारत देश का नामांकन हुआ था, सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। इसमें भी हमने कैटेगरी बना रखी है। एक ऋग्वेद में क्या कहा है, इंडिया किस में कहा गया है, सप्तसैंधव किस में कहा गया है, आपका इंडोस किस में कहा गया है, बौद्ध साहित्य, शंकराचार्य, पतंजलि और पाणिनि ने क्या क्या इन्होंने अपना वर्णन किया है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी करते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना भी है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में एक जन अर्थात कबीला, जन भी कबीला था। जन का मतलब होता है कबीला। तो कबीला था उस समय भरत, जो आज आप देखते हैं ये भरत जो एक कबीला था, उसके ही नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। उसके ही नाम पर क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत जो है ऋग्वेद में ही एक कबीला है, जन कबीला, जिसमें आपका कबीला में ही एक है भरत कबीला, जिसमें उसी के नाम पर पड़ता है भारत नाम। तो आपको लिखना है, देखिए इसमें ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जन अर्थात कबीला, प्रमुख जन अर्थात कबीला भरत के नाम पर पड़ा। भरत कबीले के नाम पर भारत नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा। ठीक है,
नेक्स्ट इंडिया। इंडिया के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया का नामांकन हुआ ईरानियों द्वारा, और ईरानी भी कौन से थे? ये हकमानी ईरानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया। हकमानी ईरानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया। उसके बाद आपका आता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये किन्होंने दिया? ये दिया पारसियों ने। पारसियों का कौन सा एक ग्रंथ है जिसमें ये बताया गया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश है? एक ग्रंथ है इनका जैन अवेस्ता। इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो लिखेंगे, लिखिए पारसी या पारसी ग्रंथ जिन अवस्था में सरस्वती की जो सहायक नदी थी, कितनी नदी? 7 नदियों का उल्लेख, ठीक है, 7 नदियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 7 नदियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसे कहते हैं सप्त। सप्त के मतलब क्या होता है? सप्त का मतलब भी 7 होता है। सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों के द्वारा जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है? जैन अवेस्ता। ये किसका ग्रंथ है? बताइए किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है आपका पारसियों का ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। इंडोस। जो इंडोस कहा गया है ये किसे कहा गया है? यूनानियों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। और ये किसकी तर्ज पर किया गया है? ये हकमानी जो पारसी थे, जो हकमानी आपके ईरानी थी, उनके द्वारा उन्हीं के तर्ज पर ये नाम दिया गया है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो भारत का उल्लेख किया गया है कि भारत का क्षेत्र कहां से कहां है, कहां से कहां तक रहा था, तो बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि भारत का क्षेत्र का वर्णन कितना था। तो इसके बारे में अगर जानकारी लेंगे तो इसमें बताया है कि 7 प्रदेशों का उल्लेख है। 7 प्रदेशों का उल्लेख है, अर्थात उस समय कितने प्रदेश थे? 7 प्रदेश थे। ये बौद्ध साहित्य अपने ग्रंथ में बताते हैं, ठीक है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके अष्टधाई पाणिनि, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। और जो अष्टधाई पाणिनि, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई एक किताब है अष्टाध्यायी, इसमें जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसमें छठी और 5वीं शताब्दी, 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो उल्लेख किया गया है इस किताब में, कहते हैं कि भारत का जो क्षेत्र था उसमें कहा गया है कि ये कहां से कहां तक था। उस समय जनपद बताया गया है इसमें कि जनपद कौन सा था? जनपद काम्बोज से लगाकर ये कहां से कहां तक था? मगध तक, मगध। इसमें बताया गया है कि काम्बोज से लगाकर ये कहां तक था? मगध तक का इसमें उल्लेख बताया गया है। अर्थात पाणिनि जी कहते हैं कि जो भारत का क्षेत्र और वर्णन है 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इसमें कहते हैं कि काम्बोज से लगा करके आपका मगध तक का क्षेत्र का इसमें वर्णन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका पतंजलि द्वारा। तो पतंजलि जी ने जो बताया है, इन्होंने कहा है 150 ईसा पूर्व में,
150 ईसा पूर्व में कि जो भारत का नाम था, भारत का जो नाम था उस समय भारत नहीं था, उस समय इसका नाम था आर्यवर्त। उस समय इसका नाम क्या था? आर्यवर्त। इसके बारे में हम चर्चा पूरी वीडियो में करेंगे। अभी हम इसकी भूमिका आपको बता रहे हैं किस प्रकार से है, आर्यवर्त कैसे, पतंजलि, ये सब चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने, याद रखेंगे आप, शंकराचार्य जी, इन्होंने भारत में 4 मठों का उल्लेख किया है। इन्होंने 4 मठ बनाए हैं, 4 मठ। तो इन्होंने क्या बनाए हैं? 4 मठ। तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, इसके बारे में जानकारी लेते कि पश्चिम में कौन सा और पूर्व में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। चलिए, पश्चिम में कौन सा है आप जानते ही होंगे। पश्चिम, सबसे पहले चलो उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आप ज्योतिर्मठ की अगर बात करें तो ये कहाँ है? बद्री, जिसे बोलते हैं बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ। इसके बारे में उल्लेख ये कहां पर है? आपका जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर के बारे में इसके उल्लेख करते हैं। ठीक है। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में आपका द्वारिका में है। द्वारिका में कौन सा है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा मठ बनाया गया है? शारदा मठ। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। आज यहां पर कौन सा मठ बनाया गया है आप बताएं? तो यहां पर श्रृंगेरी मठ यहां पर बनाया गया है। पूरब में, अगर पूरब में बात करें तो पूरब में पूरी उड़ीसा में कौन सा मठ बनाया गया है? तो यहां बनाया गया है गोवर्धन मठ। तो ये आपके 4 मठों को ले कहते हैं कि भारत कहां से कहां है, इसका क्षेत्रफल 4 वर्णन इन्होंने बताया है शंकराचार्य ने कि उत्तर में यहां से और दक्षिण में यहां तक और पश्चिम से पूर्व में यहां से यहां तक। इसका वर्णन किन्होंने किया है? आपके शंकराचार्य जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चर्चा करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। ये हम थोड़ा मिटा रहे हैं। ठीक है। इतिहास के जानने के स्रोत, तो इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास के जानने के स्रोत, हेडिंग डालेंगे आप, इतिहास के जानने के स्रोत। इसका मतलब क्या है? आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आप अपने घर के बारे में बात करें। सबसे पहले आप अगर अपने घर के बारे में बात करेंगे तो घर में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या आपके यहाँ की सभ्यता है, क्या आपके यहाँ का वातावरण है, आप किस प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, किस प्रकार की आपकी संस्कृति है, किस प्रकार की मुद्रा है आपके देश की। ठीक है। अन्य अन्य प्रकार की क्या पुरातात्विक रहे हैं, कौन सी आपकी जो संस्कृति है, किस प्रकार की संस्कृति में आप जी रहे हैं। ठीक है। उस प्रकार के बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या इतिहास की विषय में रहता है। सबसे पहले आप ऐसे ही बनाएंगे और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। सबसे पहले इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। नेक्स्ट
नेक्स्ट, शुरुआत में विदेशी, शुरुआत में विदेशी, शुरुआत में विदेशी। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पे साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत। नेक्स्ट, राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण, राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण। नेक्स्ट आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। स्रोत। नेक्स्ट सिक्के। नेक्स्ट अभिलेख। नेक्स्ट विचारधारा, विदेशियों की विचारधारा। ये यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विचारधारा बस केवल ऐसे लिख लेंगे, विचारधारा। कौन सी विचारधारा? मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। ठीक है। नेक्स्ट आपका अभिलेख आ गया, आपका ये आ गया। ठीक है। पुरातात्विक स्मारक, पुरातात्विक स्मारक। ठीक है, पुरातात्विक स्मारक। नेक्स्ट ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी, भैया, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन सामग्री, इतिहास लेखन सामग्री। ये आपको विषय लिखने हैं। अगर आप देखें तो पूरे भारत की चर्चा कर लीजिए, चाहे कहीं विश्व की चर्चा कर लीजिए, ये इसमें ही पूरा आपका इतिहास समाहित है। चाहे आपका देखिए पुरातात्विक स्मारक, इसके बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो पूरे जो भी आपका प्राचीन से लगा के मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और आने वाला समय फ्यूचर, तो ये पुरातात्विक स्मारक रहेंगे। मान लीजिए कल बनावली से कुछ मिल जाए तो पुरातात्विक स्मारक खोदने से कुछ मिल जाए तो पुरातात्विक स्मारक में जुड़ जाएंगे। कुछ अभिलेख मिल जाए किसी के, वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये व्यवस्था रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं, किसमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। इसमें आप लिखेंगे इतिहास लेखन कला की भारतीय परंपरा। किस प्रकार की परंपरा? इसमें भारतीय इतिहास में हम जानकारी कहां से मिलती है कि लेखन कला की सामग्री आपकी कहां से प्राप्त होती है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो हमें जो लेखन कला है आपकी, चाहे आप लिपि की बात करें, चाहे आप इसके आप संस्कृत की बात करें, चाहे आप भाषा की बात करें, तो जैसे इसमें कौन कौन आता है लेखन सामग्री में? इसमें आते हैं पुराण, आप लिखेंगे पुराण, उपपुराण, पुराण, उपपुराण और अन्य ग्रंथ आदि इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक जैसे कौन कौन रहे आप लिख सकते हैं, जॉन हॉलवेल। आप आगे इनके सबके नाम पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। आगे आपको सारे नाम जो ये आएंगे आपको सब पढ़ेंगे। ठीक है। जॉन हॉलवेल, अलेक्जेंडर, नेक्स्ट चलो आदि कर देते हैं, अलेक्जेंडर आदि। तो शुरुआत में विदेशी कौन कौन रहा इसमें बात करते हैं। शुरुआती विदेशी कौन कौन रहे हैं
जो चर्चा में ज्यादा रहे हैं, जैसे अल-बिरूनी, आगे आप पढ़ेंगे अल-बिरूनी के बारे में, अल-बिरूनी, ठीक है, अल-बिरूनी, हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस, नियार्कस आदि। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं कि पुरातात्विक आपके स्रोत कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। अगर आप जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो जैसे घोषितराम लिख लेंगे, घोषितराम विहार आदि, जो आपके उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट, जब आपको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाएंगे हम उसके बारे में जब चर्चा होगी। अभी हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से आपका इतिहास किन किन से बना है। इनकी डीपली जो हम जानकारी देंगे वो सब्जेक्ट जब अपने स्थान पर आते चले जाएंगे। मान लीजिए जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद आपके ऋग्वैदिक काल है, उसके बारे में तब चर्चा होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में जैसे आते हैं आपके वेदांत, उपनिषद आदि, इनकी चर्चा हम साहित्य स्रोत में करते हैं। नेक्स्ट, विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा विषय है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो कितने प्रकार की है? वो 5 प्रकार की है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी? नंबर 1 लिखेंगे, आदिम साम्यवाद। नेक्स्ट, दासता। नेक्स्ट, साम्यवाद। नेक्स्ट, पूंजीवाद। नेक्स्ट, सामंतवाद। ये आपकी विचारधारा 5 दी है आपके मार्क्सवादी सिद्धांत में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पुरातात्विक स्मारक की। पुरातात्विक स्मारक की बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्मारक में जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, लिखेंगे खुदाई से प्राप्त होने वाले तत्व, जैसे यहाँ तत्व भी है और यहाँ जैसे संस्कृति, तत्व आदि, इसी में आपका पुरातात्विक स्मारक में ही आ जाती है आपकी हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता आदि। तो ये क्या है? पुरातात्विक स्मारक की चर्चा में आ जाएंगे। यहाँ पर खुदाई स्मारक कैसे रहेंगे, इसमें हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान एवं संस्कृति, उसके बारे में ठीक चर्चा उसी प्रकार से होगी। ये आपकी इसमें रहेंगे। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण पे चर्चा करते हैं, ठीक है। राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रवादी जैसे कौन थे? जैसे घोषितराम जी आदि की राष्ट्रवादी विचारधारा रही। जैसे इसमें आपके वीडी सावरकर आदि की विचारधारा रही, ठीक है। आपके विलियम जोन्स की विचारधारा रही, आपके जो ए.बी. स्मिथ थे उनकी विचारधारा रही, ठीक है। इसके बारे में तब जानकारी लेंगे। अभिलेख, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो जैसे जूनागढ़ का अभिलेख, फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़ का अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया है और सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये आपको हम बता रहे हैं
तो कौन सा अभिलेख है आप लिख लेंगे, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था, जो संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट अभिलेख की अगर बात करें, यहां पर एक ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर अभिलेखों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इतिहास में सिक्के, सिक्कों की अगर बात करें तो सिक्कों की चर्चा भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत में सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी आपके जो बौद्ध धर्म था उसमें सबसे पहले सिक्कों की शुरुआत की गई थी। वो सिक्के कौन से थे? वे थे पंचमार्क सिक्के। हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं, आप चाहे तो इसका एक बार इसे देख लें और जिनका कुछ छूट गया वो लिख सकता है। ठीक है, चलिए अब सिक्कों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिक्के, सिक्के जो हैं प्राचीन भारत में सिक्कों की शुरुआत लिख सकते हैं आप चाहे। प्राचीन भारत में जो सिक्कों की शुरुआत हुई थी वो बौद्ध धर्म में 5वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास जो सिक्कों की शुरुआत हुई थी उसे कहते थे पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। आहत सिक्के, आहत का मतलब क्या होता है, पंचमार्क का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप देखेंगे, आप कभी डाक खाने में गए होंगे तो वहां पर वो पंच मारते हैं इस तरह से, तो उस तरह से क्या होते थे, वो पंचमार्क सिक्के बनाए जाते थे। वो सोने के सिक्के नहीं थे उस समय, वो लेदर के सिक्के, जैसे उस पे पंच करते थे तो एक जो आपकी उस पे ग्रिल पे बनी रहती थी वो उस पर छप जाती थी, वो होता था पंचमार्क सिक्के। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो भारत में सिक्के की शुरुआत की थी, भारत में जो पहली बार लिखित सिक्कों की जो शुरुआत की थी, भारत में पहली बार जो लिखित सिक्कों की शुरुआत की गई थी वो किन्होंने की थी? तो ये की थी इंडो ग्रीक द्वारा। ये इंडो ग्रीक किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं यवन शासकों द्वारा। यवन शासकों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसी के बाद कुषाणों ने, कुषाणों द्वारा जो सबसे पहले जैसे भीम कार्डवेसिस, कोजुर कार्डवेसिस द्वारा सिक्कों की जो शुरुआत की गई थी उस समय आपके कुषाणों की शुरुआत इन्होंने क्या किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्कों की शुरुआत की थी। शुद्ध सोने के जो सोने के सिक्के थे उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। कुजुर कार्डवेसिस, भीम कार्डवेसिस। और अगर आप तो गुप्त काल में जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने भी सिक्कों की शुरुआत की है और समुद्रगुप्त ने भी सिक्कों की शुरुआत की है। और समुद्रगुप्त सिक्कों की जो व्यवस्था है, उनके जो सिक्कों पर वर्णन मिलता है, अगर आप सिक्कों पर देखोगे तो उनके सिक्कों पर पीछे वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, उस पर एक चित्र है। ऐसे ही अकबर के शासनकाल में अकबर को ढोल और नगाड़ा बजाने के शौकीन थे, उनके सिक्कों पर ढोल नगाड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद गौरी जो श्री पार्वती के सिक्के थे, उनको भी उनके सिक्कों पर उनका वर्णन दिया गया है। तो आपके अगर समुचित भारत की बात करें, चाहे समुचित आपके विश्व की बात करें, तो इसमें इन सभी जो पहलू मैंने बताए हैं, आपके इतिहास के जो स्रोत बताए हैं, इनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इसी से आपका पूरा सिस्टम चलता है, पूरा भारत भी चलता है, पूरा इतिहास के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कल से जो आपकी शुरुआत होगी वो हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत होगी। आज हमने जो चर्चा की है ये केवल और केवल इतिहास को जानने के बारे में चर्चा की है। भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा, इसके बारे में हमने ये चर्चा की है। ठीक है दोस्तों,
जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बता सकता है, उसके बारे में हम आपको जरूर आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कोई कमी आपको लगती है, पढ़ाने में कोई कमी लगती है या किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको लगती है तो आप हमें जरूर बताइए। आपको बोर्ड पर कोई चीजें नहीं दिख रही हैं या हम कोई फास्टली पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आप हमें जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।